हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उप राष्ट्रपति, है ना। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने अभी कुछ समय पहले जो है वो इस्तीफा दिया है और इसीलिए अब इसका चुनाव होने जा रहा है। तो आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, क्या इनकी पावर्स होती हैं, क्या इनकी शक्तियां होती हैं, किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कंटेक्स्ट को समझें कि आज इस वीडियो को हम लोग क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है वो मैं आपको समझाऊंगा। 21 जुलाई के दिन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि जगदीप धनखड़, है ना, जिनका यहाँ पर मैंने इमेज भी यूज़ किया है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और कैसे इस्तीफ़ा दिया, अभी प्रोविजंस इसको लेकर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंटेक्स्ट को समझें तो इन्होंने प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफ़ा दिया। और वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन या इस्तीफे का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 67A में दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने जिस कारण की वजह से इस्तीफ़ा दिया, जो इन्होंने अपने इस्तीफे में कारण मेंशन किया, वो था हेल्थ कंसर्न्स, यानी कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से। अब इनका रेजिग्नेशन हो गया, है ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर हुआ क्या कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का जो पद था वो खाली हो गया। तो उसको भरने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 9 सितंबर के दिन होना है। ठीक है, कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को फिल करने के लिए, क्योंकि जो संवैधानिक पद होते हैं उसमें सबसे ऊपर जो पद दिया गया है ना, जो मेंशन है, वो राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, सेकंड नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी नोट कीजिएगा कि जो मिड टर्म रेजिग्नेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, वो आज तक, यानी कि भारत के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने, किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले अपना इस्तीफा दिया हो। ठीक है, इससे पहले ऐसा 2 बार हो चुका है। जब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इन्होंने 1969 में, 1969 में इस तरीके का इस्तीफा दिया था। और इसके बाद आर वेंकट रमन 1987 में। ठीक है, तो जो यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बट उसके साथ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको नोट डाउन करनी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ से 2 चीज़ और जो है वो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा कि वीवी गिरी और आर वेंकट रमन के वाइस प्रेसिडेंट के दौरान जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, वो दोनों समय के राष्ट्रपति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान है, उसके अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, जो कि पार्ट 5 में आता है। ठीक है, पार्ट 5 क्या है? अगर पार्ट 5 की मैं हेडिंग की बात करूं तो पार्ट 5 कहता है द यूनियन। ठीक है, जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से, राष्ट्रपति के आर्टिकल से। ठीक है, वहां पर बेसिकली आर्टिकल 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस, इनकी पावर्स क्या हैं, इनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, इनका रिमूवल क्राइटेरिया, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की बात करें तो सबसे पहले जो आर्टिकल 63 है वो कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरीके से आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना ही एक लाइन का ये आर्टिकल है। वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, फर्स्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट का है। ठीक है, ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, इसको जो आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं उसमें नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट आते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पोजीशन, और आप ये भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, इनका जो ऑफिस या जो पद है इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का पद है उसी तरीके से भारत के वाइस प्रेसिडेंट का ही पद है, लेकिन क्या इनको लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर इफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस मिड टर्म, जो इस बार हुआ है। ठीक है, अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा किए बिना अगर बीच में इस्तीफा दे देते हैं किसी भी कारणवश से, तो फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और क्या प्रोसीजर्स है, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो रेजिग्नेशन की अगर हम पहले बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति जो हैं वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड
एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। आर्टिकल 67A में इसका मेंशन है। द रेजिग्नेशन टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली वन सबमिटेड, एक बार जैसे ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा जाता है वैसे ही ये रेजिग्नेशन जो है, जो इस्तीफा है वो लागू हो जाता है। अब क्योंकि ये भी आपको पता होगा, हालांकि आगे मैं इसको लेकर और बात करूंगा, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं, एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन भी, ठीक है। तो अब इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया, तो इसलिए होगा क्या कि जो इनका रेजिग्नेशन है वो पार्लियामेंट्री लीडरशिप में भी एक गैप क्रिएट कर देगा। पार्लियामेंट्री लीडरशिप मतलब राज्यसभा के चेयरमैन का पद भी खाली हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब हमारे संविधान में जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, ठीक है, या राष्ट्रपति अपना पद किसी भी कारणवश से मतलब अपना ऑफिस या अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते किसी भी कारणवश से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं है, ही इज एब्सेंट ड्यू टू एनी रीजन, रेजिग्नेशन, डेथ, इलनेस, एनी कारणों की वजह से, किसी भी कारणों की वजह से अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट है, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने अभी जो मानसून सत्र हुआ था, है ना, उसमें जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ उसी दिन, ठीक है, 21 जुलाई को ही मानसून का सत्र शुरू हुआ था, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था, और 21 जुलाई के दिन ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है ना, मिस्टर हरिवंश, उन्होंने जो है वो प्रोसीडिंग्स को चलाया। अगर आपने इस दौरान मतलब मानसून सत्र के दौरान अगर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी हो, कार्रवाई देखी हो, तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो राज्यसभा लोकसभा जो संसद टीवी होता है उसको थोड़ा बहुत देखें तो इन चीज़ों को भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, यानी कि अगर जो उपराष्ट्रपति का पद है अगर वो किसी कारणवश वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो फिर इलेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। द इलेक्शन टू द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट टर्म। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, ठीक है, मतलब उनका अगर कार्य पूरा हो जाता है, मतलब उनका जो ड्यूरेशन है 5 साल का अगर वो पूरा हो जाता है, तो उसमें 60 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराया जाता है। लेकिन अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन होता है, जैसे कि इस बार हुआ है, ठीक है, अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन होता है, अभी ये जो बीच में पॉइंट दिया हुआ मैं समझाता हूं, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम फॉर इलेक्टिंग अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट, द ओनली रिक्वायरमेंट इज द इलेक्शन बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। संविधान में ये लिखा गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद इस वजह से खाली होता है क्योंकि उनका ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, कार्यकाल पूरा हो चुका है 5 साल का, तो 60 दिन या आप कह सकते हैं 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन की वजह से या बीच में मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए या किसी भी कारणवश जो पद है वो खाली हो जाए, तो तब चुनाव कितने समय में कराया जाएगा उसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो ये है कि इलेक्शन बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, कि चुनाव जो है वो जितना जल्द से जल्द कराए जा सकते हैं कराए जाने चाहिए, ठीक है। अब यही चीज़ का जो कॉन्ट्रास्ट है, हालांकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए एक जैसे हैं, लेकिन इस फीचर में अंतर है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन या मिड टर्म वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो वहां पर वैकेंसी जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर भरी जाती है, ठीक है। वहां पर मतलब इस चीज़ को लेकर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के केस में क्लियरली मेंशन है 6 मंथ्स का टाइम, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं है मेंशन, वहां पर लिखा गया है सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराने के लिए तो एक ही संस्था है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है वो, है ना, और वो चुनाव कराता है अंडर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952, ठीक है। इलेक्शन कराने के लिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द पोल ऑन अ रोटेशनल बेसिस। ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो,
ठीक है, इस बार के सेक्रेटरी जनरल कौन है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद नए वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितना होता है, तो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो पूरे 5 साल का टर्म मिलता है रिगार्डलेस ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द प्रेडिसीजर। ठीक है, जैसे इस बार की सिचुएशन में आपको बताऊं कि ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो थे, इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है वो 2027 तक चलना था। ठीक है, लेकिन 2025 में यानी कि लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो भी नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ 2 साल के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, उनका जो टर्म या टेन्योर होगा वो पूरे 5 साल का होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस और क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। इलेक्शन किस तरीके से होता है और कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, वो सब। तो सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो यूनिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है जो आर्टिकल 66 में दी गई है। यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा उसका पूरा का पूरा उल्लेख या मेंशन कहाँ पर है, आर्टिकल 66 में, अनुच्छेद 66 में। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर है। ठीक है, कौन कौन वोट देंगे, तो वो है ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, सभी। ठीक है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सभी सांसद, और ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर का जो है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं या विधान परिषद होते हैं, है ना, स्टेट असेंबलीज हैं या स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनके विधायकों का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, बट राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स का रोल होता है, बट इनका यहाँ पर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा गया है कि ये चीज़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है। ठीक है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी इंक्लूड किया जाता है और वो फेडरल रिप्रेजेंटेशन बताता है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्टोरेट है उसमें 782 एमपीज हैं अभी जो चुनाव होगा उसमें। ठीक है, उसमें कुछ वैकेंसीज हैं लेकिन 782 मेंबर्स हैं। 543 जो हैं वो लोकसभा के हैं और 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड हैं राज्यसभा के। ठीक, और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा कि हर मेंबर का वोट जो है उसकी वैल्यू बराबर होती है। राज्यसभा के मेंबर हों चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हों चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हों, सबके वोट की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। ठीक है, इसमें वैसा नहीं होता जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स मतलब जो विधायक हैं, है ना, या सांसद हैं, जो एमपीज हैं या जो एमएलएज हैं, उनके वोट की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। ठीक है, और वो भी राज्यों के अकॉर्डिंग चेंज होती है कि किसकी कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वहाँ पर कितनी सीट्स हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, उसके हिसाब से, सॉरी विधानसभा की, उसके हिसाब से वो पूरा कैलकुलेट होता है ना। वो हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पॉलिटी में पढ़ा है डिटेल में, उसको लेकर एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक लास्ट ईयर 2025-24 में, है ना, उसको लेकर एक क्वेश्चन भी आया था 24 में या 23 में, यूपीएससी पूछ चुका है वो वैल्यू ऑफ वोट्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर मेंबर के वोट की जो है वो सेम वैल्यू है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो उसी तरीके से है जैसे राष्ट्रपति के केस में होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, वही पीआर सिस्टम है विद एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये भी आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया है। मेंबर जो है वो अपना वोट गुप्त तरीके से सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, इंडिकेटिंग प्रेफरेंसेस अमंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर एंड वोट्स कैरी इक्वल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द हाउस दे रिप्रेजेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर वोट की बराबर वैल्यू है और प्रेफरेंसेस मेंशन की जाती हैं जैसे राष्ट्रपति के वोट में होता है वैसे ही चुनाव में। ठीक है, और जीतने के लिए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा, और कोटा क्या होता है, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड +1, और यहाँ पर भी +1। ठीक है, इसको मैं भी आपको आगे एक इंडिकेटिव डेटा लेके समझा दूंगा, बट आप यहाँ तक बात को समझिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि 782 इस बार के टोटल वोट्स हैं, अगर मान लीजिए सारे वोट्स पढ़ते हैं और नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड मतलब कितनी सीट्स भरी जानी है। अब उपराष्ट्रपति का तो एक ही पद होता है तो एक ही सीट भरी जाएगी, तो कोटा कितना हो जाएगा 782 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2 + 1, तो ये हो जाएगा 392 + 1 दैट इज 393। तो यानी कि जिस भी कैंडिडेट को 393 वोट्स मिलेंगे
वो तभी विनर होंगे। ठीक है, मतलब 393 वोट जो है वो चाहिए। आई होप बात समझ गए आप। चलिए इसके बाद आगे देखें। इलेक्शन जो है मैंने आपको बता दिया कि अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और इस बार के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका मैं अगर आपको नाम बताऊं तो वो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है पीसी मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और टिपिकली सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिशियल, वही मैंने आपको बताया कि वही पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। जो नॉमिनेशंस वगैरह फाइल किए जाते हैं वो भी इन्हीं को किए जाते हैं, जो सेक्रेटरी मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो इस बार राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी, प्रमोद चंद मोदी, है ना। तो उन्हीं के सुपरविजन में ये इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो है मैंने बता दिया सीक्रेट बैलेट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। हर एमपी जो है वो अपनी कैंडिडेट इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 1 2 3 इस तरीके से मार्क करते हैं। कैंडिडेट को मेजोरिटी कोटा जो है वो सिक्योर करना होगा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स टू विन। और अगर कोई भी कैंडिडेट को पहली बार में फर्स्ट प्रेफरेंसेज में अगर वो कोटा अचीव नहीं कर पाते हैं तो कैंडिडेट विद फ्यूएस्ट वोट्स इज एलिमिनेटेड, और उनके वोट जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं बेस्ड ऑन दी नेक्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, और ये चीज़ तब तक चलती रहती है। बेसिकली मतलब वोटिंग एक ही बार होती है, काउंटिंग फिर बार बार होती है। अगर किसी को पहली बार में जिसने अगर कोटा अचीव नहीं किया तो फिर वो काउंटिंग बार बार होती है। ठीक है, और ये चीज़ तब तक चलती रहती है जब तक वो थ्रेशोल्ड या कोटा को क्रॉस नहीं कर लेते। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो रूल हैं 1974 के, उसके रूल 8 के अनुसार जो इलेक्शन है वो भी पार्लियामेंट हाउस में ही होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप बात समझे। अब मैं आपको एक इंडिकेटिव तरीके से इसको अगर समझाऊं तो आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हैं आपके बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर्स मतलब जो मतपत्र है जो हर वोटर को या हर चुनाव जो वोट देंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को। अब हर बैलेट पेपर पे क्या होता है, कैंडिडेट 1, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं लेट से। ठीक है, पद तो एक ही भरा जाना है लेकिन 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो C1 C2 C3 C4 हर बैलेट पेपर में इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, C1 C2 C3 C4 ये 4 कैंडिडेट्स के नाम हो गए। ठीक है, C1 C2 C3 C4, सिमिलरली C1 C2 C3 और C4। ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये बैलेट पेपर किसी को मिला, किसी वोटर को, है ना, किसी एमपी को जिन्होंने वोट देना है, तो मान लीजिए उनकी प्रेफरेंस जो है वो चाहते हैं कि कैंडिडेट 2 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है उनके, तो वो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली उनके ये 2 हो गया, मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा वोटर है उसके लिए ये 1 है लेट से, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये उनकी प्रेफरेंस है। ठीक है, कि वो किस प्रेफरेंस में चाहते हैं। इसमें बेसिकली जैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे हम लोग कभी वोट देने जाते हैं, ठीक है, चाहे वो बैलेट पेपर से हो, अब तो खैर बैलेट पेपर से नहीं होते हैं वोटिंग, है ना, लोकल इलेक्शंस पे कहीं कहीं पर होते हैं, तो बैलेट पेपर से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है उसमें होता है, उसमें भी इस तरीके से सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते हैं। बट हमको सिर्फ एक बटन दबाना होता है जिसको हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक के आगे टिक नहीं करना होता या एक के आगे नाम नहीं लिखना होता है, आपको सारे कैंडिडेट्स के आगे अपनी प्रेफरेंस लिखनी होती है 1 2 3 4, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि वो चुनाव जीतें, है ना, तो उसके आगे आप 1 लिखिए, उसके बाद वाले के लिए 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लीजिए इन्होंने इनको 1 लिख दिया, इनको 2 लिख दिया, इनको 3 लिख दिया, इनको 4 लिख दिया, है ना, इनको मान लीजिए इन्होंने 3 लिख दिया है, इनको 1 लिख दिया, इनको 2, इनको 4, इस तरीके से अगर किया गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये सारे के बैलेट, जब सबने अपने अपने वोट दे दिए सीक्रेट बैलेट से, उसके बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो सारे बैलेट पेपर देखे जाएंगे। अब उसमें ये देखा जाएगा कि ये जो 4 कैंडिडेट हैं C1 C2 C3 और C4, इनमें से सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं वो किसको मिले हैं। लेट से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 782 वोट्स हैं और सारे मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग वोट देने आए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इनको लेट से 350 वोट्स मिले हैं। ठीक है, इनको मान लीजिए 200 वोट्स मिले हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 550। इनको मान लीजिए 150 वोट्स मिले हैं, कितना हो गया 650। इनको बाकी बचे हुए 132 वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले चेक किया जाएगा कि क्या कोटा कितना है। मैंने आपको बताया पहले ही 393 इज योर कोटा, है ना। तो पहली बार में जब काउंटिंग की गई, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स की, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स की बात हो रही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मतलब जिनके आगे
वन लिखा हुआ है, मतलब 350 बैलेट पेपर ऐसे हैं जिनमें C1 यानी कि कैंडिडेट 1 के आगे नंबर 1 लिखा हुआ है। ही इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ 350 वोटर्स। ठीक है, तो अब पहली बार में तो कोटा अचीव हुआ नहीं, तो होगा क्या कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं यानी कि ये 132 वोट्स ऑफ कैंडिडेट 4, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इन 132 बैलेट पेपर्स में जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो इन बैलेट पेपर्स में C4 को है, अब सेकंड प्रेफरेंस वोट देखा जाएगा। तो सेकंड प्रेफरेंस वोट जो है वो इन 32 बैलेट पेपर्स में जिस भी हिसाब से होगी, ठीक है, वो कैंडिडेट 1, 2 और 3 को, लेट से ये 132 इस तरीके से डिवाइडेड है, लेट से इनको मिल गए 46, ठीक है, इनको मिल गए 40, तो कितना हो गया 86, और बाकी आपका बचा 32 और 14, तो 32 और 14 इज 46 अगेन, है ना, 46 अगेन। तो ये जो वोट्स हैं 46, 40 और 46 ये यहाँ एडअप हो जाएंगे, ठीक है, 46 प्लस 40 प्लस 46। तो इसके बाद आप चेक करेंगे, ये हो गया 396, ये हो गया 240 और ये हो गया 196। तो इसके बाद ये वाला जो कैंडिडेट है दैट इज कैंडिडेट 1, इन्होंने कोटा जो है वो अचीव कर लिया, तो ही विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। अगर सेकंड बार में भी, मतलब ये प्रोसेस करने के बाद भी, सेकंड टाइम ऑफ काउंटिंग में भी अगर किसी ने कोटा अचीव नहीं किया, तो अगेन जो सबसे लीस्ट वाला है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। फिर उनके जो थर्ड प्रेफरेंस वोट्स हैं वो देखा जाएगा कि 1 और 2 में किस तरीके से हैं, फिर वो 1 और 2 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहता है ना। वैसे जनरली इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, जो आपका ये सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ पर क्योंकि जो वोट्स की वैल्यू है वो सेम है, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है वैल्यू ऑफ वोट्स की। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी चुनाव होना है 2025 का, जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। ये अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। ये एनडीए के कैंडिडेट हैं, ये हैं सीपी राधाकृष्णन। और इंडिया ब्लॉक ने जो है, यानी कि जो अपोजिशन ब्लॉक है, उसने अनाउंस किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो इनके नॉमिनी हैं, ये इनके कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब जब 9 तारीख को चुनाव होगा तो उसके फिर बाद पता लगेगा कि हु इज़ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद अब हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में जो है वो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं कि एक तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कम से कम 35 साल उनकी एज होनी चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, देन ही कैन कंटेस्ट दिस इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी बात ये कि ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अंतर्गत उनमें उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे पद जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। ठीक है, एज पर दिस प्रोविजन। ठीक, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी सर्व कर रहा है, तो उसको अपनी सीट जो है वो छोड़नी होगी बिफोर एज्यूमिंग वाइस प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 20 एमपी एज अ प्रपोजर्स, 20 एमपी एज अ सेकेंडर्स जो हैं वो इसमें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है वो जाके उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये प्रोसीजर इसीलिए रखा गया ताकि कोई भी जो है वो चुनाव ना लड़ ले। ठीक है, तो 20 एमपी एज अ प्रपोजर और 20 एमपी एज अ सेकेंडर अगर हैं, तभी आप जो है वो अपना नामांकन या नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो जमानत जमा होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो 15,000 रुपये का होता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स इसलिए रखी गई हैं ताकि सीरियस कैंडिडेसी हो, है ना, कि कोई भी, वही मैं कह रहा हूँ कि कोई जो सीरियस कैंडिडेट है वही चुनाव लड़ सके, ऐसे कोई भी चुनाव ना लड़ ले, इसलिए ये प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, 15,000 रुपये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, बट 20 एमपी एज अ प्रपोजर एंड 20 एमपी एज अ सेकेंडर ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओथ की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट मेक्स एन ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और अ डेजिग्नेटेड पर्सन। ठीक है, मेक्स एन ओथ और एन अफर्मेशन, यानी कि
जो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा वो अपना पद संभालने से पहले या तो शपथ लेंगे, ठीक है, या तो ओथ लेंगे या फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। ये एमपीज के केस में भी वैलिड होता है, ठीक है। जब भी वो शपथ लेते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि आई सोलमली अफर्म कहते हैं या आई टेक ओथ इन द नेम ऑफ द गॉड, ऐसा कहते हैं, है ना। तो या तो ओथ होती है या फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई डेजिग्नेटेड पर्सन। और ये दिलाई जाती है शपथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। और ये ओथ का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 69 में दिया गया है, ठीक। आगे बात करें टर्म, रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट और वैकेंसी की, तो राष्ट्रपति का पद मैंने आपको बताया कि जिस दिन से वो पद संभालते हैं उससे 5 साल तक इनका जो पद है वो रहता है, ठीक है। आर्टिकल 67 में ये मेंशन किया गया है। एंड ही कैन कंटिन्यू बियॉन्ड एक्सपायरी अंटिल अ सक्सेसर टेक्स ऑफिस, यानी कि अगर इनका 5 साल पूरा हो गया है लेकिन इनके सक्सेसर का चुनाव नहीं हुआ है ना, उन्होंने पद नहीं संभाला है, तब तक ये अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है और एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बी इलेक्टेड, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक बार या 2 बार के बाद आप दोबारा इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आप कितनी बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ही मे रिजाइन एट एनी टाइम वाया रिटर्न लेटर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, आर्टिकल 67A में ये दिया गया है। इम्पीचमेंट की बात ये लिखी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना पद पूरा मतलब अपने पद से हटाया जा सकता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी का 50% + 1, उससे उसके प्रपोजल से उनको रिमूव किया जा सकता है ना, एक मतलब रेजोल्यूशन के थ्रू। और ये रेजोल्यूशन जो है वो लोकसभा में अप्रूव होना चाहिए बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का 50% + 1, ठीक है। और इस तरीके का रेजोल्यूशन मूव करने से पहले 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है ताकि उसमें जो इंटेंशन है वो क्लियरली मेंशन्ड हो कि हम उपराष्ट्रपति को जो है वो इम्पीच करना चाहते हैं, तो इस तरीके का नोटिस दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्राउंड जो है वो मेंशन नहीं है कि उपराष्ट्रपति को किस कारणों से रिमूव किया जा सकता है या किन किन वजहों से रिमूव किया जा सकता है, उसका कोई भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है वो किस किस वजह से आ सकती है, मतलब ये पद किस वजह से खाली हो सकता है, किन कारणों से खाली हो सकता है। एक तो हो सकता है कि टर्म एक्सपायर हो जाए, 5 साल पूरे हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो बीच में इस्तीफा दे दें जैसा इस बार हुआ। हो सकता है कि उनको रिमूव कर दिया जाए, उनकी बीच में डेथ हो जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। इलेक्शन जो है वो एज सून एज पॉसिबल आर्टिकल 68 में मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो लिखा गया है कि जब एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म की वजह से वैकेंसी होती है, अब 5 साल के किसी का टर्म है तो वो तो पता ही है कि इनका टर्म कब पूरा होगा, है ना। तो उस केस में इलेक्शन जो है वो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए लेट से कि अगस्त 2025 में किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होना है, तो इस अगस्त 2025 से पहले बिफोर दिस जो है वो इलेक्शन कराया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए, अगर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर वैकेंसी जो है वो, क्योंकि अब इसमें तो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म तो पता है ना कि कब होगा, वो तो डेफिनेट है। लेकिन अगर कोई रिजाइन कर दे, बीच में रेजिग्नेशन दे दे, उनको रिमूव कर दिया जाए या उनकी डेथ हो जाए या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि जो वैकेंसी है वो सडनली क्रिएट होगी। तो उसमें जो है इलेक्शन होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। मैंने आपको बता दिया कि एज सून एज पॉसिबल आर्टिकल 68 में मेंशन है। राष्ट्रपति के केस में अगर ऐसा होता है तो उनके केस में 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। वहां पर कहीं 6 महीने का या किसी भी 2 महीने का कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखें। इसके बाद आगे बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है वो 2 होते हैं। एक तो वाइस प्रेसिडेंट तो वही है ना, और उसके बाद ही होल्ड्स द चार्ज ऑफ द वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। चार्ज ऑफ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैंने पहले ही बताया कि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ही ऑल्सो होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर के फंक्शन होते हैं उसी तरीके से होते हैं, ठीक है।
जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं जैसे कि रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें अगर अच्छा यहाँ पर ये द प्रेसिडेंट, अच्छा अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज की वजह से अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति कैन नॉट होल्ड द चार्ज, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, और सारी की सारी जो प्रेसिडेंट की पावर है वो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसमें 6 महीने तक ही वो रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली होता है तो उसको भरने के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया गया है 6 महीने का। तो कोई भी, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरीके से आया कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है वो 6 महीने है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव कराना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए सिटिंग प्रेसिडेंट जो है इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अभी है, ठीक है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, इंपीचमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो मान लीजिए एब्सेंट है, ठीक है, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो एब्सेंट है, ही इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी और हिज फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट, तो उस केस में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस फंक्शंस अंटिल द प्रेसिडेंट एज्यूम्स ऑफिस। उसमें कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, मान लीजिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कभी भी ऐसा हो कि किसी भी कारण की वजह से प्रेसिडेंट हैं लेकिन वो अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पद एज्यूम करते हैं, ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कुछ बातें और देखेंगे। अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो इसको इंक्वायर किया जाता है और डिसाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनल होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई केस वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं कि जो इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट का वो वॉइड है, तो उसमें होगा क्या कि जिस दौरान वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो भी काम किए हों, ठीक है, बिफोर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने जो भी कार्य किए होंगे वो कार्य वैलिड रहेंगे, भले ही उनका चुनाव जो है वो अब रद्द कर दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर उसको पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी बाय व्हाटएवर रीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इस आधार पर उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें किसी भी प्रकार की वैकेंसी थी, ठीक है। मान लीजिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है ना, राज्यसभा लोकसभा में कुछ वैकेंसीज हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी हो जाएगी, तो उस आधार पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वाइस रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन या राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वाइस प्रेसिडेंट की क्या भूमिका या क्या रोल होती है, ठीक है। एक तो वो सेशंस को प्रिसाइड करते हैं, चेयरमैन कंडक्ट्स प्रोसीडिंग्स इन द राज्यसभा, वहाँ पर ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि डिसिप्लिन और डेकोरम जो है वो सदन में बना रहे। अंडर रूल 256 ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राज्यसभा, चेयरमैन जो है वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, कि सत्र का जो बचा हुआ समय है उसके लिए वो किसी भी सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं अगर उस मेंबर का जो कंडक्ट है वो ग्रॉसली डिसऑर्डरली है एंड डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, ठीक है, ऐसा तो होता रहा है। चेयरमैन इंटरप्रेट्स एंड डिसाइड्स ऑन प्रोसीजरल इश्यूज रेज ड्यूरिंग द सेशंस, ठीक है, जो भी प्रोसीजरल इश्यूज रेज किए जाते हैं सेशन के दौरान, सत्रों के दौरान, उसको इंटरप्रेट करना या उसको डिसाइड करना भी इन्हीं का काम है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रलिटी और ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि ये सदन के मेंबर नहीं है, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, राज्यसभा के ये मेंबर तो नहीं है, तो चेयरमैन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्पार्शियल बने रहें, वो निष्पक्ष बने रहें, ठीक है, फ्री एंड फेयर डिबेट्स को अलाउ करें। इससे क्या होगा
कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स बने रहेंगे और इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा। हालांकि ये चीज़ें हमने हाल ही के समय में देखी हैं कि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं, है ना। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब का जो कार्यकाल रहा है उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के साथ भेदभाव देखा गया है ना। ये चीज़ें बड़ी ओपन है, बड़ी क्लियर है। इसमें मैं अगर ये बात कह रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, है ना, या मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में हूँ। जो चीज़ें हुई हैं वो सबने देखी है ना। इसके बाद आगे बात करें कास्टिंग वोट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए राज्यसभा में किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर अगर वोटिंग हो रही है तो चेयरमैन जो है वो पहले बार में वोट नहीं देते, ठीक है। उनका वोट जो है वो डिसाइडिंग वोट रहता है इन द इवेंट ऑफ अ टाई। अगर मान लीजिए पक्ष और विपक्ष यानी कि किसी भी मोशन के फेवर में अगर वोटिंग हो रही है और वोट अगर टाई हो गया तो उस सिचुएशन में ही जो है वो ये वोट करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये चीज़ आर्टिकल 100 में मेंशन की गई है। इसके बाद रेफरल टू कमिटीज़, चेयरमैन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी प्ले करते हैं कि कोई भी बिल है, मोशन है या रेजोल्यूशन है उसको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में रेफर किया जाता है फॉर डिटेल्ड कंसिडरेशन। इसके बाद इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो लोकसभा के स्पीकर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ठीक है। एक आपको पता होगा कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत एक जॉइंट सेटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसको प्रिसाइड करते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर, चेयरमैन नहीं करते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि चेयरमैन कैन नॉट सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल। किसी भी बिल को मनी बिल इंट्रोड्यूस अगर मतलब मनी बिल कंसिडर करना है या मनी बिल सर्टिफाई करना है तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन। तो इनकी पावर जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है एज कंपेयर टू द लोकसभा स्पीकर, ठीक है। प्रेसिडेंशियल वैकेंसी के दौरान तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट दे टेम्परेली स्टॉप परफॉर्मिंग ड्यूटीज एज चेयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रेसिडेंशियल वैकेंसी के दौरान, है ना, ये राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पद के तौर पर काम करते हैं, तो उस समय ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते, है ना। तो उस समय राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करेगा? जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही टेम्परेली स्टॉप परफॉर्मिंग एज द ड्यूटीज एज चेयरमैन, ठीक। इसके बाद आगे बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बीच में अगर कंपैरिजन देखें तो प्रिसाइडिंग रोल तो आपको पता ही है ना। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये होते हैं और ये चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो वहाँ का अपर हाउस है वो है। इनकी वोटिंग पावर मैंने आपको बता दिया कि इन केस ऑफ टाई है, इनकी भी इन केस ऑफ टाई है, ठीक है। सक्सेशन टू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी, ये टेम्परेली एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 6 महीने के लिए एंड बिकम्स फुल प्रेसिडेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द टर्म। अगर अमेरिका में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसमें फिर उपराष्ट्रपति जो है वो जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं और वो भी 6 महीने के लिए। एग्जीक्यूटिव रोल की बात करें तो सिर्फ सेरिमोनियल रोल है, ठीक है। स्टेप्स इन ओनली इफ नीडेड, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स इन ओनली नीडेड वही जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो ये एग्जीक्यूटिव रोल भी निभाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड ऑफन एज एन एक्टिव रोल, तो इनका रोल जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का। तो ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन हो गया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इट इज़ मेड ऑन द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कंपैरिजन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ इलेक्टेड है ना प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको बताया कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और सिर्फ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो दो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर भी हैं, बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीचमेंट है व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये जो मेजोरिटी मेंशन है राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए, ये सबसे बड़ी मेजोरिटी है,
ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि पूरे सदन की 2/3 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 2/3, दोनों सदनों की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। वाइस प्रेसिडेंट को मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जब एक रिजोल्यूशन पास कर दे विद अ सिंपल मेजोरिटी एंड इज एग्रीड टू बाय द लोकसभा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी की जगह यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इट इज इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी है उसका 50% + 1। सिंपल मेजोरिटी का मतलब तो होता है टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी है वो। और राज्यसभा में मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा में जो अप्रूवल है वो सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग अ लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, ये भी बात भी समझ गए। इसके बाद अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो हमारे देश के पहले और सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और बीडी जट्टी जो हैं ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है, ये भी ध्यान रखें। और कृष्णकांत जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। इसके बाद अगर मैं कुछ आर्टिकल्स का आपको ब्रीफ यहाँ पर बता दूँ, आर्टिकल 63 मैंने आपको बताया जिसमें लिखा गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल सा आर्टिकल है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 65 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि कब ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर मेंशन किया गया है, उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। आर्टिकल 67 जो है उसमें टर्म मेंशन किया गया है कि 5 साल का इनका टर्म होगा। आर्टिकल 68 जो है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के टर्म को लेकर और इनकी वैकेंसी को लेकर। 69 जो है वो ओथ और अफर्मेशन की बात करता है। आर्टिकल 70 जो है वो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन एनी कंटिजेंसीज। ठीक है, कि प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं उसको ये डिस्चार्ज करते हैं किसी भी कंटिजेंसी के दौरान। और आर्टिकल 71 ये कहता है कि मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, की इलेक्शन अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सबके संबंधित कोई भी मामला होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसका फैसला होता है। वो सब चीज़ें जो हमने देखी वो आर्टिकल 71 में मेंशन है। ठीक है, तो इस 63 से लेकर 71 ऑफ द पार्ट 5 में जो प्रेसिडेंट को लेकर प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली बता दिया। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा इस सेशन का मकसद था कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होना है उससे रिलेटेड, क्योंकि इस बार ये मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है और अभी तक सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है हमारे देश के इतिहास में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स या इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का हो या अगले साल का यूपीएससी का एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जितना मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़िएगा और पीवाईक्यूज कोई भी रिलेटेड हो अगर टू वाइस प्रेसिडेंट, यू कैन ट्राई टू सॉल्व, और आप देखेंगे कि आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, इस सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। इसी तरीके के कोई और सेशंस अगर होंगे इंपॉर्टेंट तो आपके सामने हम लोग ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।